Hello guys, my name is Suraj and I welcome you all to our YouTube channel Study Icon. In this video, we shall be discussing about the NCERT solution of class 12 physics. Stay tuned to our channel because we are also going to upload the NCERT solution for maths for class 11 as well. So without any further ado, let's start. For the first question, we have 1.1 which says, what is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 to the minus 7 coulomb and 3 into 10 to the minus 7 coulomb placed 30 cm apart in air? Which means कि दो स्मॉल चार्ज स्फेयर्स है जिनमें से एक में चार्ज है 2 इंटू 10 माइनस 7 कूलम का और दूसरे पे चार्ज है 3 इंटू 10 माइनस 7 कूलम का। जब दोनों को ही 30 सेंटीमीटर अपार्ट एयर में रखा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। नाउ अगर हम लोगों ने कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस पढ़ा है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर। सो यहाँ पे गिवन है दैट Q1 is 2 into 10 to the minus 7, Q2 is 3 into 10 to the minus 7 coulomb, और जो कि उनके बीच का सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर है। बट ऑब्वियसली सिंस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करना होता है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो हम लोग इसको 100 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 30 को, तो ये 0.3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम व्हेन बोथ आर प्लेस्ड इन एयर। So the force acting between the two charges at rest is given by this. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Now यहाँ ये जो टर्म है या ये जो कांस्टेंट है 1 by 4 pi epsilon naught, इसको हम लोग K से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और आगे की सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको K से इंडिकेट करेंगे। एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू टू दिस कांस्टेंट विच इज 9 into 10 raised to the power 9। इस कांस्टेंट के का कांस्टेंट आई मीन ऐसा यूनिट मैं चाहूँगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ना। अब काफ़ी सिंपल हो गया ये, हम लोगों को सिंपली इस इक्वेशन में सबके वैल्यूज पुट करते जाने और एंड जस्ट वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो 1 by 4 pi epsilon naught यानी इस कांस्टेंट के का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 का वैल्यू यहाँ से 2 into 10 to the power minus 7, फिर Q2 का वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7, फिर इस R का वैल्यू 0.3 एंड देन उसका स्क्वायर। ना इस 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 10 to the power minus 1, और जब हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ न्यूमरेटर्स में देख सकते हैं हम लोग 9 2 18 18 3 54 एंड इसके पावर्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -7 एंड -7 -14 हो जाएगा और -14 और +9, ठीक है। और ये +9 -5 हो जाएगा। सो 54 into 10 to the power -5 और 0.3 को 3 into 10 to the power -1 लिख सकते हैं हम लोग। फिर इस 3 का स्क्वायर करने पे वो 9 हो जाएगा और 10 to the power -1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो -1 into 2 हो जाएगा -2। ना 9 से ये 54 यहाँ पर 6 टाइम्स में कट जाएगा और इस -2 को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो -5 एंड +2 ये हो जाएगा -3। सो द आंसर विल बी 6 into 10 to the power -3 न्यूटन्स। बट हमारा आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों को ये नहीं बताया कि इस फोर्स का नेचर क्या है, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। सो उसके लिए हम लोगों को एक लॉ की जरूरत पड़ने वाली है, सर हेनरी कैवेंडिश की लॉ की। सर हेनरी कैवेंडिश ना उन्होंने लॉ क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर दो चार्जेस की पोलैरिटी सेम, आई मीन या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर अगर दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, लाइक एक की पॉजिटिव एंड दूसरे की नेगेटिव है और वाइस वर्सा, तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वो लोग दोनों एक दूसरे को एक तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही जो चार्जेस गिवन थे, ठीक है, वो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव पोलैरिटी के थे। अच्छा, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। अब चार्जेस का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ही उनकी पोलैरिटी कहलाता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं या पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, और इसीलिए सिंस दोनों सेम है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा एंड दस
The force between them is repulsive in nature. Thus the answer of the first. Moving on to our second question, we have the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. तो लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है एक चार्ज पर 0.4 माइक्रोकूलम के एक दूसरे 0.8 माइक्रोकूलम की वजह से, या फिर 0.8 वाला 0.4 पे एक फोर्स लगा रहा है विथ या ऑफ मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन्स का. सो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, एंड द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन दैट चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, वो लिखा हुआ था कि 0.4 माइक्रोकूलम. ना माइक्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? माइक्रो एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है 10 का पावर -6. सो Q1 पे चार्ज टोटल कितना हो गया? 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम. Q2 सेकेंड वाले स्फीयर पे वो -0.8 माइक्रोकूलम का. अगेन माइक्रो का वैल्यू 10 की पावर -6 पुट कर अगर करते हैं तो सेकेंड वाले स्फीयर का चार्ज हो गया -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम. अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं वो 0.2 न्यूटन है, बट ये फोर्स लगा कौन रहा है? ये फोर्स लगा रहा है Q2, ठीक है, और Q2 किस पे लगा रहा है? Q1 पे लगा रहा है, ठीक है. और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं अट्रैक्शन लग रहा होगा, और ये Q2 Q1 को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और वो अट्रैक्टिव नेचर का है. तो क्वेश्चन से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं. हम लोग को कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले के लिए उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ठीक है. टू कैलकुलेट दैट हम लोगों को फिर से कूलम्स लॉ की जरूरत पड़ने वाली है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है. सो अगर मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो F का वैल्यू हो गया 0.2 इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का. इसका वैल्यू हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और फिर Q1 का वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, और इस R का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है. ये यहाँ पे वेरिएबल है तो ये R² ही नज़र आने वाला है. नेक्स्ट R² को हम लोग वहाँ भेज देंगे तो ये डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई, ये 0.2 वहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही लिखी हुई हैं. 0.2 से 0.4 को हम लोग 2 टाइम्स में यहाँ पे कट कर सकते हैं, और फिर 9 to 18 8 144, और डेसिमल का एक प्लेस आएगा तो 14.4 एज यू कैन सी हियर. एंड सॉल्विंग द पावर्स ऑफ 10, यहाँ पे -6 और -6 है -12 हो जाएगा, और फिर -12 और +9 -3, ठीक है, -12 और +9 -3. सो द टोटल R² का वैल्यू इतना हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर -3. ना यहाँ मैंने डेसिमल को एक साइड लेफ्ट में एक प्लेस मूव किया हुआ है. लेफ्ट में अगर हम मूव करते हैं तो 10 का एक +1 पावर निकल के आता है, तो +1 और -3 कितना हो जाएगा? -2, ठीक है. एक बार फिर से आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट हटाया, आई मीन उसको मूव किया लेफ्ट साइड में, तो एक +1 क्रिएट होता है वहाँ से, वो +1 इससे जाकर कैड अप हो जाएगा, तो +1 -3 विल बिकम -2. ना अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें, ठीक है, स्क्वायर को इस तरफ अगर हम भेज दें तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.44, ये 1.2 की स्क्वायर है का स्क्वायर है यहाँ पे 1.2 का, और -2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? -1. सो दिस, अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ठीक है, ये डेसिमल हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 12/10, और ये -1 है तो वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/10. तो ये 10 100 हो गया, तो 12/100, या फिर लिख सकते हैं हम लोग इसको 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है. दस द आंसर ऑफ द फर्स्ट कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है या डिस्टेंस कितना होता है, तो वो निकल चुका है हमारे पास, ठीक है. नाउ सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए इसमें लिखा हुआ था व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ये दिया हुआ था कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे कितना लगा रहा है, ठीक है. ध्यान से देखिएगा इसको कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है. और हम लोगों से इन टर्न पूछा हुआ है कि सेकंड वाले पे
फर्स्ट वाले की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा, या इन शॉर्ट ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके लिए यूज़ करने वाले न्यूटन्स थर्ड लॉ को। वैसे पिक्चर्स के जरिए इसको समझने की वापस से कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन किया था कि सेकंड वाला दिस, और जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव है और इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था वो दिया हुआ था, विच वाज 0.2, राइट, 0.2 न्यूटन्स। और हम लोगों से पूछा हुआ था कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रखा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लू वाला या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाले को 0.2 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा। Thus, according to Newton's third law, these forces are equal and opposite, and F is 0.2 न्यूटन towards the first. अब वैसे डायरेक्शन बताना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। सो टुवार्ड्स द फर्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ये रेड वाले फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये फर्स्ट वाले की तरफ है, ठीक है। और ये कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला लगा रहा है सेकंड वाले को। That's the answer. Now moving on to our third question, we have 1.3. Now which says check that the ratio this, एक रेशियो गिवन है यहाँ पर, आप देख सकोगे स्क्रीन पर, k स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। हम लोगों से पूछा गया है कि क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है। नाउ लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। इसने कहा हुआ है कि हम लोगों को एक फिजिकल कांस्टेंट्स के टेबल को देखना है एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो एक चीज़ हो गया, हम लोग को डायमेंशनलेस है या नहीं वो चेक करना है, फिर चेक करना है इसका वैल्यू कितना है, और दूसरा व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, और फिर हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि आखिरकार इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, इसका वैल्यू कितना होगा, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इन टर्म्स को देखोगे, ठीक है, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है जी, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 6.67 × 10⁻11। फिर यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इन सब का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखोगे आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का याद आएगा, विच वॉज F इज इक्वल टू gm1m2/r²। और यहाँ पर ये जो टर्म है k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर, तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कि कूलम्स लॉ में क्या होता है, चार्जेस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, Q1 Q2 होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम ही चार्जेस होते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट k स्क्वायर। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। देखते हैं आगे इसको। सबसे पहले वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k, इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, -2 होगा यहाँ पर। देन EP इज इक्वल टू EE इज इक्वल टू E, यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पे उसको E लिया होगा। अब देखिए चार्जेस की पोलैरिटी अलग अलग है दोनों पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है रेस्पेक्टिवली, बट मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, ठीक है। नाउ जी के वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, विच इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। देन मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻27 kg। ऑल्सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, हम लोग कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज दिस। अब अगर हम इसमें अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, Q1 की जगह भी E रखेंगे और Q2 की जगह भी E ही रखने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे E स्क्वायर आ जाएगा और R स्क्वायर, जहाँ पे R उन दोनों के बीच का सेपरेशन। एक प्रोटॉन लिया और ये दोनों के बीच में सेपरेशन ले लिया R, ठीक है ना। इन दोनों के बीच हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कूलम्स फोर्स कितना होगा, इतना होगा 1/4πε0 × E²/R²। अब हम लोग इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसी सेपरेशन पर, इसी R सेपरेशन पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ऑब्वियसली वो ये होता है g × m1m2/r²। सिंस डिस्टेंस अभी भी सेम है तो R² होगा। अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इस 1/4πε0 को k लिख दूँ, ठीक है, सो k E²/R² डिवाइडेड बाई g मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन
mass of the proton divided by this distance का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, सो m1 की जगह मैंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रख दिया, m2 की जगह मास ऑफ द प्रोटॉन रखा हुआ है, और r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर लिया हम तो यहाँ से ये r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, k स्क्वायर अपॉन g इंटू एम ई इंटू एम पी, जो कि वही रेशियो था जो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस रेशियो को देख के ही क्लियरली पता चल गया था कि ये एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि फोर्सेस का रेशियो है, फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, जब उन दोनों को आर सेपरेशन में रखा गया, आई मीन किसी भी एक आर्बिट्ररी सेपरेशन पे रखा गया, क्योंकि सेपरेशन या वो जो आर वाला फैक्टर था वो तो यहाँ पर से एलिमिनेट हो जा रहा है। सो उन दोनों का रेशियो कितना होगा, एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। क्लियरली इट इज अ रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो फोर्सेस का रेशियो है, ऑब्वियसली दोनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो होगा इट विल बी अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इस फैक्टर का यूनिट पुट करने वाले हैं, LHS के जरिए पुट करेंगे, दोनों का ही न्यूटन होगा क्या, और ये दोनों कैंसिल हो जाने वाला है, ऑब्वियसली वन आया विच इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑल्सो अपन सब्स्टिट्यूटिंग द एवर वैल्यूज, अगर हम लोग इन सब के वैल्यूज पुट करें जो हम लोगों ने शुरू में ही देखा हुआ था, लाइक के का 9 इंटू 10 और 9 इंटू 10 का पावर 9, फिर ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, जी की 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, एम ई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी, एम पी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के जी। अगर इन सब वैल्यूज को रख करके यहाँ पर सॉल्व करें तो इट विल बी समथिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। ठीक है, सो सेकंड फेज भी हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों को तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, पहले ये बताना था कि वो डायमेंशनलेस है या नहीं है, इसका इस रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करना था, वो भी पता चल गया, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो यहीं से आ जाएगा। तो अगर मैं एफ जी को यहाँ से राइट साइड में भेजूँ तो ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स बड़ा है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ना अब इसको हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप एक पेंसिल ले सकते हो, उस पेंसिल को अपने हेयर में रब कर सकते हो, फिर पेपर पीसेस, छोटे छोटे पेपर पीसेस लोगे, उसके सामने जब हम लोग पेंसिल को लेकर के जाएंगे तो हम लोग को ये दिखाई देगा कि वो जो पेपर पीसेस है वो लिफ्ट अप हो जाएंगे एयर में और पेंसिल से जाकर के चिपक जाने वाली हैं वो। ठीक है, अब जब ऐसा हो रहा होता है तो वहाँ पे पेपर पीसेस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, एक ग्रेविटेशनल पावर, धरती माँ का जो अट्रैक्शन पावर है वो तो हमेशा लगे रहा होगा, और हम लोगों ने जैसे ही पेंसिल को रब किया अपने हेयर के साथ तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया। तो वहाँ पे क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, वरना वो पेपर पीस को कभी लिफ्ट अप नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट उठाने को कह दिया जाए, ठीक है, ज़मीन से। अब अगर उसकी वेट अगर वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होगा, उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल पावर लग रहा होगा यानी उसका वेट वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि वेट mg होता है जो मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं उसको नहीं उठा पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा फोर्स नीचे से वो लगा रही है धरती में, तभी वो उसको मैं उठा नहीं पा रहा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन पेपर पीसेस को आराम से उठा लेता है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फार मोर ग्रेटर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। दस दिस वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम लोगों ने तीनों एस्पेक्ट्स कर लिए उस क्वेश्चन के। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So 1.4 and it says that explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized। हम लोग को ये बताना है कि इसका मतलब क्या है, that electric charge can be quantized, ठीक है। And the second one is why can one ignore quantization of charge when dealing with macroscopic that is large scale charges। और कोई एक इंसान जब लार्ज स्केल चार्जेस को कंसिडर कर रहा हूँ, अभी लार्ज स्केल चार्जेस का मतलब क्या है, एनॉर्मस चार्जेस, ठीक है, लाइक 10 कूलम, 15 कूलम और इवन ग्रेटर देन दोस, लाइक 1 फैराडे 96,500 कूलम। बट अगर कोई लार्ज स्केल चार्जेस के साथ डीलिंग कर रहा है तो उस वक्त वो क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार व्हाट डज दिस टर्म सिग्निफाई। इस टर्म क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। So quantization property है charge का, which says that any charged body can have a charge which is an integral multiple of the basic or elementary charge E, that is
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी में जो चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक या एलिमेंट्री चार्ज की। और उसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं बेसिक या एलिमेंट्री चार्ज। वो कितना होता है हम लोगों को पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, Q = ±NE। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज होगा एंड सो ऑन। सो here n is the number of electrons donated or accepted। ऑब्वियसली चार्ज तभी प्रोड्यूस होगा या डेवलप होगा जब किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए या फिर एक्सेप्ट किए हुए। ठीक है, हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी है जिसके अकॉर्डिंग एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो किसी भी चार्ज बॉडी में चार्ज सिर्फ तभी आएगा जब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर दे या फिर उसका एक्सेप्टेंस, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। E is the charge of an electron which is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। So for the answer of the first question, charges can be produced on a body only when there is a transfer of electrons from one body to another। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, चार्जेस किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। नाउ सिंस ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग या तो एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं या फिर दो इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं। वी कांट ब्रेक दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ नहीं सकते, दे आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का यही एक फ्लॉ था। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स वेयर इंडिविजिबल, बट फिर हम लोगों ने उसको देखा कि एटम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे फर्दर स्टडीज से ये भी पता चला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी क्वार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्क्स, बट उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। ठीक है, वो सब इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बट क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, सो चार्जेस सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में। और सिंस ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग। दस द चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है ना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब है कि हम लोग को एक पैकेट ढूंढ सके, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सके कि देखिए अब एक चार्ज गया, ये दूसरा चार्ज गया। कहने का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज गया। ऐसा हम मास के साथ नहीं कर सकते। मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। अगर हम किसी इंसान के एक छोटे से 1 यूनिट हिस्से को कट करें और किसी दूसरे इंसान के 1 यूनिट को कट करें, जरूरी नहीं है कि दोनों का मास सेम होने वाला। ठीक है, सो इसलिए मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड बट चार्जेस कैन। ठीक है, charges can be quantized in terms of electrons obviously, but what happens when someone deals with a macroscopic charge? क्या होता है जब कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्जेस के साथ डील कर रहा होता है? आई मीन बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एनॉर्मस, मतलब काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का, लाइक 1 कूलम, 2 कूलम, इवन 10 कूलम्स, 50 कूलम्स, और एक फैराडे में तो 96,500 कूलम्स होते हैं। नाउ 1 कूलम भी काफ़ी लार्ज यूनिट है चार्ज का। ठीक है, अगर मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज इकट्ठा करना है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए तो मुझे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने होंगे। अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, only then will I be able to gather this much amount of charge, 1 coulomb. So still 1 coulomb is again a very large charge as compared to the electronic or the basic charge. यही रीज़न है कि जब कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्जेस के साथ डील कर रहा होता है, लाइक 1 कूलम मिल गया, इसके बाद 2 कूलम मिल गया, तो हम लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो मैं कह सकता हूँ कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 मिल गया तो मैं कह सकता हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। बट 2 कूलम मिल गया, फिर 3 कूलम मिल गया, इसके बाद फिर हम लोग को 4 कूलम मिलता है। ठीक है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए। ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट एक कंटिन्यूस नेचर दिखाई देता है यहाँ पे कि 2 कूलम मिल गया, 3 कूलम मिल गया, 4 कूलम मिल गया, 5 कूलम मिल गया। लेकिन यही अगर हम डिस्क्रीट लेवल पे चले जाएँ, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए, तो डिस्क्रीट नेचर नज़र आता है। कहने का मतलब पहले आपको 1.6 नज़र आएगा, ठीक है, फिर आपको 3.2 नज़र आएगा विथ 10⁻⁻19 ऑफ कोर्स, उसके बाद 4.8 नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डिस्क्रीटनेस नज़र आ रहा है।
कंटिन्यूस नहीं है, बट यही अगर अब बड़े चार्जेस को कंसिडर कर ले तो 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ये सब लगातार मिल सकते हैं हम लोगों को। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्जेस को कंसिडर कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये क्वांटाइजेशन नेचर नज़र नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ट्रांसफर हो रहा है और कैसे हो रहा है ये क्लियर नहीं पता चल पाता, यानी डिस्क्रीटनेस गायब हो जाता है उसका। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन? द चार्जेस आर एनॉर्मस। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ यानी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेनन, दोनों में चार्जेस अपीयर होते हैं और ऐसा ही कुछ फेनोमेनन देखने को मिलता है विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। अलग अलग पेयर ऑफ बॉडीज अगर हम ले लें तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट, हम लोगों को बताना है कि ये कैसे कंसिस्टेंट है या एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो दोनों में चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जस्ट लाइक हम लोगों ने पढ़ा था मास के साथ, ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री का लॉ था लवोइजर का, केमिस्ट्री का फादर उनको इसी लॉ की वजह से कहा जाता है, एंड मैनी अदर्स थिंग्स टू। बट उसी तरह चार्जेस के साथ भी है, चार्जेस ऑल्सो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे आर कॉन्स्टेंट। किसी एक गिवन पेयर ऑफ सिस्टम या किसी एक सिस्टम के लिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्जेस हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रगड़ते, अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रगड़ देंगे तो दोनों में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो क्या ये उसका वायोलेशन नहीं है कि चार्जेस क्रिएट नहीं किए जा सकते? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रिएट करने की पावर हमारे में नहीं है, जो क्रिएशन होना था वो क्रिएशन हो रखा है। अब बस हमको उन चार्जेस को सिर्फ हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन की पावर हमें अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट हैपेंस देयर, लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, when a glass rod is rubbed with silk, electrons are removed from the glass. ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं एंड आर डिपॉजिटेड ऑन द सिल्क क्लॉथ, और वो सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हम लोगों को पता है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर कोई गेन करता है तो उस पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। Now the glass is said to be positively charged because of a deficiency of electrons. वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर किसी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी तो उसको पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा। एंड इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये फिनोमेनन होता है। अभी हम लोगों ने ये नहीं प्रूव किया है कि ये कंसिस्टेंट कैसे है उसके साथ, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है हम लोग को, वो चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। सो इनिशियली शुरू में देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट आइदर ऑन द ग्लास रॉड और द सिल्क क्लॉथ। शुरू में ना ही ग्लास रॉड पे और ना ही सिल्क क्लॉथ पे किसी भी तरह का चार्ज था, ठीक है। सो दोनों में ही चार्जेस शुरू में जीरो थे। आफ्टर रबिंग देम अगेंस्ट ईच अदर, जब हम उन दोनों को आपस में रब कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, वो ग्लास से सिल्क क्लॉथ में चला जाता है। नाउ ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस। हम लोगों ने देखा था कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था, whereas the silk cloth acquires same amount of negative charge. Now ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, same amount, ठीक है, दिस इज द की वर्ड है, इसी का सारा गेम है यहाँ पर। सो क्या होता है, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं हम लोग या रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेट अस अज्यूम कि +5 कूलम का चार्ज आ गया उस पर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम सिल्क क्लॉथ पे भी -5 कूलम का चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है उतना ही इसने गेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से इस पर +5 आया होगा तो इस पर भी -5 आने वाला है। नाउ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज स्टिल 0। अब यहाँ पे ये टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, सिस्टम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा या कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू में हम लोगों ने देखा था कि उस सिस्टम का चार्ज 0 था, क्योंकि ना ही ग्लास रॉड पे ना ही सिल्क क्लॉथ पे किसी भी तरह का चार्ज था। और अब सिंस इस पे भी +5 और इस पे भी -5 है तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है? अगेन 0, प्रूविंग द कंसिस्टेंसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसिस्टेंसी को प्रूव करता है, विच स्टेट्स दैट, जो स्टेट करता है दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा
कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ आपको फिर से देखने को मिलेगा जब आप एबोनाइट रॉड को रब करोगे किसके साथ, कैट फर के साथ। जब आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा अपोजिट होगा। ग्लास रॉड पर आपको पॉजिटिव देखने को मिला था, बट एबोनाइट रॉड पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। वहीं सिल्क क्लॉथ पे हम लोगों को नेगेटिव मिला था, कैट फर पे हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है। वो इस फिगर से भी क्लियर है। सो ये एबोनाइट रॉड है, यह एक एनिमल फर है, इन दोनों का आपस में रब किया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है फर में चला गया, ये नेगेटिव चार्ज रॉड में आ गया। दस दी आंसर। तो हम लोगों से ये पूछा हुआ था हाउ इज दिस कंसिस्टेंट, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एक सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर है। शुरू में भी चार्ज जीरो था पूरे सिस्टम का और आखिर में भी चार्जेस जीरो ही, एंड दस इट इज़ कंसिस्टेंट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.6 और यहीं से आगे बढ़ेंगे। बट टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।